जब भी कभी हमारी बात होती है कैंपस को लेकर और ख़ासकर जेएनयू को लेकर, तो पिछले कुछ समय में सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है हमारी, वो हिंसा को लेकर है। चाहे वो 2016 की बात हो, 2020 की या 2022 की। जो सेंट्रल में एक इश्यू है वो हिंसा का है। 2018 में जब एक नए तरह से पूरा कैंपस के अंदर राजनीति शुरू होती है, वहाँ पे हिंसा को सबसे बड़ा योगदान मिल जाता है, उसको जगह मिल जाती है। आज हमारे लिए सवाल ये है कि क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में हिंसा का होना किस तरह के संकेत देता है? क्या हिंसा होना चाहिए यूनिवर्सिटी में? और क्या देश या फिर हम जैसे लोग जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसको लेकर हम आज बात कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड फिलॉसफीज और मैं प्रशांत। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जब नींव रखी गई, तो सबसे पहले यही सोचा गया कि कहीं ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ना बन जाए। आप देखते हैं कि भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो जब इंदिरा गांधी जी ने ये सोचा कि एक हमें ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जो सारी यूनिवर्सिटीज़ में सबसे बेहतर हो, जहाँ पे एक नए तरह के आइडियाज़ को पनपता हुआ दिख सके, इसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के जो विचार हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, उसके आधार पे एक यूनिवर्सिटी बनाई, जहाँ पे हम ह्यूमनिज़्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम विचारों के आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। एक नए तरीके से हम साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए कुछ नए रिसर्च में जाएंगे, जहां हम नए तरह के विचारों की उत्पत्ति देख पाएंगे। एक इस तरह के विचारों से लेकर जब इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया, तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि शायद हिंसा हो। अगर सही मायने में मुझसे पूछा जाए, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस विषय पर बात करनी होगी। हिंसा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूरी तरह से गायब थी। वजह कोई भी हो सकती है, चाहे वो वजह आपका नेशनलिज्म का मुद्दा हो, इसके बाद जो हिंसा हुई वो फ्री हाइक मूवमेंट पे हुई, इसके बाद कई अलग अलग छोटे छोटे मुद्दे पे हुई, और जो रिसेंटली जिस मुद्दा को रखा गया है वो है राइट टू हैव अ चॉइस, कि हमें खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। सवाल ये है कि इशू चाहे जो भी हो, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में हम हिंसा की जगह देख पा रहे हैं? चाहे वो इशू कितना भी सही क्यों ना हो, क्या हम हिंसा देख पा रहे हैं? नहीं। और अगर कैंपस में हिंसा हो रही है, तो किस तरह की चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट दूर हो सकते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको हम फिलोसोफाइज कर सकें। तो जैसा हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ का जिस तरह का कॉन्सेप्ट रखा गया जवाहरलाल नेहरू ने, अगर हम दो तरह की अंडरस्टैंडिंग देखें एजुकेशन की, एक जर्मन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे एजुकेशन को हम समझ सकते हैं, और दूसरा ब्रिटिश और अमेरिकन जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर। एक तरफ है जहाँ पे साइंसेज से पहले सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ को बहुत बड़ी जगह थी। 16वीं सेंचुरी के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जहाँ पे साइंसेज को जगह देनी शुरू कर दी गई। सबसे बड़ा अंतर ये देखने को मिला कि क्या हम इंसानी मूल्यों को एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल हटा सकते हैं? नहीं। और जो करेंटली आज हम देख रहे हैं इंटरडिसिप्लिनरी वे में जो एजुकेशन हो रहा है, जहाँ पे हम अपने यूनिवर्सिटी में ही साइंस पॉलिसीज़ जैसे डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, जहाँ पे साइंसेज और सोशल साइंसेज दोनों को एक साथ करके पढ़ने की कोशिश की जा रही है। यानी शिक्षा से कभी भी हम इंसानी वैल्यूज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे हम साइंटिफिक मेथड भी इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स पे भी हमारा सारा फोकस हो, चाहे हम इंसानी जितनी भी जो हमारे मायने होते हैं उनको हटाकर हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिक्षा क्या होनी चाहिए, इसको हम इंसानी मूल्य से हटा नहीं सकते। सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखेंगे, वहाँ पे भी हिंसा हुई। जाधवपुर, एसयू, केरला, कहीं पे भी आप देखिए हिंसा हो रही है। इससे असर क्या पड़ रहा है? तो जब भी कभी हम ह्यूमनिज़्म की बात कर रहे हैं, जब भी कभी हम टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, नए विचारों की बात कर रहे हैं, रीज़न की बात कर रहे हैं, इसमें से हम कहीं पे भी हिंसा नहीं देख पा रहे हैं। उसकी खास वजह क्या है? जब हम रीज़न की बात कर रहे हैं, तो इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि हम आपके विचारों से असहमत हैं। मतलब हो सकता है कि शायद मैं किसी एक बात पर विश्वास करता हूँ और आप दूसरी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। तो जब हम प्लेस ऑफ आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, तो हमारा मतलब यही है कि आपके विचार हमारे से अलग होने चाहिए, और अगर नहीं है हमारे विचार अलग, तो हम नए तरह के विचारों को कैसे सोच सकते हैं? हम नए विचारों की उन्नति के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इसलिए विचारों की उन्नति होने के लिए ही पहली जो कंडीशन है वो है डिसएग्रीमेंट। पर क्या डिसएग्रीमेंट का रूप किस तरह से हो सकता है? अगर हम इंडियन फिलॉसफी की भी बात करें, तो न्याय फिलॉसफी भी बात करती है, वाद और वितंड में एक अंतर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। वाद क्या है? वाद में हम सबसे बड़ी बात कोशिश यही करते हैं कि हमारे और आपके विचारों में अगर डिसएग्रीमेंट है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो डिसएग्रीमेंट कहाँ है। फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके जो विचार हैं, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है, उसमें किस तरह के तर्कों का इस्तेमाल किया गया है और उसमें क्या खामियां हैं। और जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं,
तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि हम दोनों आमने सामने बैठ सकें, एक डिस्कशन का जो पहला प्लेटफॉर्म है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। वहाँ पे किसी भी तरह के डंडे की, किसी भी तरह के रॉड की, किसी भी तरह के पत्थर की, किसी भी तरह के एग्रेशन की जरूरत नहीं है। यानी तर्क के सामने और जो हम डिबेट करते हैं उसमें इस तरह की चीज़ों की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह की सारी चीज़ों के लिए वितंड की जगह दी गई है कि जहाँ पे हम सिर्फ डिबेट के लिए करते हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। जबकि जब हम वाद कर रहे होते हैं वहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि हम किसी एक सॉल्यूशन की तरफ पहुँचे, और वो सॉल्यूशन हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, केवल डिबेट और डिस्कशन से। और जब भी कभी हम डिबेट और डिस्कशन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि अगर हमारा और आपका किसी भी बात पे डिसएग्रीमेंट हो, चाहे वो कितना भी बड़ा इशू हो, उसके लिए मैं आप पे हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ, उसके लिए मैं डंडा नहीं उठा सकता हूँ, उसके लिए मैं किसी एक झुंड को, एक भीड़ को ला के दूसरे को डरा नहीं सकता हूँ। तर्क के लिए आपकी आवाज़ का तेज होना और सामने वाले को डराना जरूरी नहीं है। तर्क के लिए आपके एक बिलीफ सिस्टम से दूसरे बिलीफ सिस्टम का फॉलो होना जरूरी है। तर्क के लिए एक दूसरे का कन्विंस होना जरूरी है। तर्क के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट जरूरी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें फल फूल सकें। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ करिए कि किसी भी एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक डर का माहौल बना है, यानी एक ग्रुप है जो पूरी तरह से एक बाकी लोगों पे चढ़ा हुआ है। तो क्या आप यहाँ पे एक स्वच्छंद विचारों की कल्पना कर सकते हैं? मेरे ऊपर हमेशा दबाव रहेगा कि अगर मैंने स्वच्छंद तरीके से बोला तो मेरे ऊपर मुझे कोई मार सकता है, मुझे कोई चोट पहुँचा सकता है। अगर मेरे इस तरह के विचार हैं तो मुझे हमेशा से डर रहेगा कि मेरे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर पुलिस की एक चौकीदारी रहेगी। यानी मेरे दिमाग पे क्या चल रहा है उसकी चौकीदारी के लिए मेरे शरीर को हमेशा रखा जाएगा। मैं कभी भी स्वच्छंद तरीके से इस बारे में सोच नहीं पाऊँगा। और यूनिवर्सिटी का स्पेस जहाँ पे स्वच्छंद तरीके विचारों की कल्पना की गई हो, अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो किस तरह की यूनिवर्सिटी की हम कल्पना कर रहे हैं? कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं जहाँ पे हम स्वच्छंद तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमें एक ऐसा एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे मैं खुद एक स्वच्छंद विचारों से सोच सकूं और सामने वाले के साथ एक डिबेट कर सकूं, एक ग्रुप के साथ डिबेट कर सकूं, पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ डिबेट कर सकूं, जिसके बाद इसी को हम आगे इसके यूनिवर्सिटी के बाहर जा सकें वो बातें, और वो बातें फिर विश्व में जा सकें। तो ये जो एक पूरा कोहेरेंट सिस्टम हम बनाना चाहते हैं जहाँ पे विचारों की स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसके लिए जो प्राइमा फेसाई कंडीशन है वो यही है कि जो एकेडमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो अच्छा तभी हो सकता है जब वहाँ डर का माहौल ना हो, और डर का माहौल तब नहीं हो सकता जब वहाँ पर किसी भी तरह की वायलेंस सिचुएशन को हम क्रिएट ना कर सकें। तो इससे एक बात तो साफ है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वायलेंस को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि किसी भी एक वायलेंस सिचुएशन के अंदर बहुत अच्छा एकेडमिक डिस्कशन और डिबेट हम देख सकते हैं। तो एक बात साफ हो रखी है कि हम वायलेंस को देख नहीं सकते। इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सपोज़ करिए जब डर का माहौल है और हम स्वच्छंद विचार नहीं रख सकते हैं, तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो है डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है। हम डर से अपने विचारों को रख ही नहीं पाएंगे, और जहाँ पे हम विचारों को नहीं रख सकते हैं वो जो डेमोस है, यानी जनता किस हिसाब से चाहती है, हम आप किस हिसाब से चाहते हैं, उस पूरे पॉसिबिलिटी को हम ख़त्म कर रहे हैं। डर केवल एक तरह के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है। जैसे हम आज देख रहे हैं कि करंट रजीम ने इस तरह से पूरा चर्चा को बढ़ाना शुरू कर दिया है जहाँ पे हम एक ही तरह के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। हम वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन फूड, इस तरह की जो बातें की जा रही है, वहाँ पे जो अलग तरह के विचार होते हैं, डाइवर्स जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, यानी डेमोक्रेसी पे हम सबसे ज़्यादा चोट पहुँचा रहे हैं। सपोज़ करिए अगर डेमोक्रेसी पे सबसे ज़्यादा चोट पहुँचा रही है, तो डेमोक्रेसी कौन हमें ये गारंटी देता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए? अगर हम सही मायने में देखें तो भारत का संविधान ही है जो हमको ये आज़ादी देता है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप को अगर कोई बचा रहा है वो संविधान बचा है, तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 से लेकर 21 उसके आगे भी जो कहीं कहीं पे हमको अलग अलग तरीके के अधिकार दिए जाते हैं, वो तभी हो सकते हैं जब डर के बिना हम बात रखें। इक्वलिटी की कल्पना हम तब नहीं कर पाएंगे जब वहाँ हिंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि एक पक्ष है जो हिंसा कर रहा है, दूसरा पक्ष जो है वो हिंसा को झेल रहा है। इक्वलिटी खत्म हो जाती है। हिंसा में हम फ्रेटर्निटी की कल्पना खत्म कर देते हैं। सोशलिज्म, सेकुलरिज्म जैसे मुद्दे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान ने जिस तरह के अधिकार हमको दे रखे हैं वो सारे एक एक करके खत्म हो जाते हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है, वो होती है वायलेंस। यानी वायलेंस ना केवल एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रहा है, बल्कि उन तमाम राइट्स को ख़त्म कर दे रहा है जो हमें संविधान दे रहा है। उस पूरे सेटअप को क्वेश्चन कर रहा है जिस पे हम अपनी बातें रख सकते हैं, जिसको हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं। यानी इवन प्रोटेस्ट करने की जो क्षमता है उसको ख़त्म कर देता है।
तो क्या इस तरह की चीज़ों को एक यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकती है अगर वहाँ पे वायलेंस हो? मुझे लगता है कि शायद इस तरह के संदर्भों में हम वायलेंस को जगह नहीं देना चाहते। जैसे ही वायलेंस आता है, चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करें, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर हम यूनिवर्सिटी की जो कल्पना है उसकी बात करें, हम इन सारी चीज़ों को अंडरमाइन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी कभी आप किसी भी जगह पे वायलेंस देख रहे हो, आप इस सवाल को पूछिए कि क्या किसी भी तरह की छोटी-छोटी जो वायलेंस की घटनाएँ आ रही हैं, वो किस तरह से यूनिवर्सिटी में इम्पैक्ट डालता है। और तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती हैं जब इसी तरह के वायलेंस में इम्प्यूनिटी हो जाती है। यानी आपको पता है कि इन लोगों ने वायलेंस किया है और वो ऐसे ही सरेआम छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें चाहे विश्वविद्यालय का पूरा प्रशासन हो या फिर किसी भी तरह की पुलिस फोर्स हो, वो चाहे जिसके भी अंडर आती हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रही हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रही हो। अगर आप इस तरह की घटनाओं में इम्प्यूनिटी देते रहेंगे तो उनका हौसला बढ़ता है, आप उनका हौसला अफजाई कर रहे होते हैं और ये आने वाली नई वायलेंस घटनाओं की जिसकी पॉसिबिलिटी पूरी बरकरार होती है, आप उनको बढ़ावा दे रहे होते हैं, जो आने वाले समय में और तरह के एनवायरनमेंट को ख़त्म कर देते हैं। इन्हीं बातों को लेकर मैंने जब 2016 में घटना हुई तो एक आर्टिकल लिखा था और उसका नाम था कि आर्ट स्टूडेंट्स एट देयर वर्क। तो एक ये सवाल पूछा जाता था हमेशा से कि क्या यूनिवर्सिटी में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों का जो काम होता है उसे सिर्फ पढ़ने की तरह पे कंसीडर किया जाता है। मेरा मानना है कि छात्र का काम ये भी होता है कि जिस तरह की आप अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं उसको आप बाहर कैसे ले जा रहे हैं, क्या उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है उस तक आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है और कोई उसके सामने गाड़ी खराब पड़ी है तो वो उसको सही करने जाएगा ही जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो सोशल साइंसेज के आधार पर अपने काम को आगे बढ़ा रहा है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम ही होता है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, जेंडर स्टडीज़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टडीज़, उन तमाम चीज़ों को पढ़ना जो जिसमें सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ व्याप्त हैं। और अगर हम उन तमाम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स उनको समझ रहे हैं, तो ये हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम उन पर सवाल उठाएं। और जब हम ये सवाल उठाते हैं वो पक्का सरकार की नीतियों और उसके विरोध में होती है। और ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारा प्रोटेस्ट करना अपने आप में अपना काम करना होता है, जिसके लिए हमें समाज तैयार करती है, जिसके लिए समाज हमें पैसा देती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हम समाज से भी और सरकार से भी सवाल करते हैं। और जब भी कभी कुरीतियाँ होती हैं वो उसमें सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं होती, उसमें समाज भी जिम्मेदार होती है। इसलिए जो सवाल होता है वो दोनों तरफ से पूछा जाता है। इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम हिंसात्मक हो जाएंगे तो क्या होगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे ही वायलेंस होता है उसमें हम अपने राइट्स को तो खोते ही हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप को खोते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी खो देते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है जो ये हिंसा और लाती है। सपोज करिए समाज में किसी भी तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उनको हमें ख़त्म करना है तो हम किसी को एंटागोनाइज करके उस कुरीति को ख़त्म नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच में एक डिबेट डिस्कशन होना चाहिए और हमें दोनों को समझाना होगा। अगर सिर्फ हम पावर के दम पे या फिर फोर्स के दम पे एक सामने वाले को दबा लेते हैं और अपनी बात को रख लेते हैं तो हमने दूसरे तबके को दबा रखा है। यहाँ पे समझ डेवलप नहीं हुई है। एक नए तरह के जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की हम बात करें उसको हमने इमेजिन नहीं किया है। जो सोशल डेवलपमेंट की बात करें हम उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब सामने वाला उसके दिमाग में भी इस अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप करें और जो ऑप्रेस्ड है उसके दिमाग में भी अंडरस्टैंडिंग करें। और ये तभी हो सकता है जब हम एक पीसफुली इस बातों को आगे रखें। शायद यही एक वजह थी कि गांधी ने अहिंसात्मक तरीकों को अपनाया, क्योंकि जिस तरह से हम हिंसात्मक तरीकों को ले जाते हैं उसमें हम एक बहुत बड़े तबके को थोड़े समय के लिए पास तो ले आते हैं लेकिन उसको एंटागोनाइज कर लेते हैं। और एंटागोनाइज जब तक हम करते रहेंगे वहाँ पे वायलेंस की पॉसिबिलिटी तो बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट को भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा, जहाँ पे लोग पढ़ सकें, जहाँ पे लोग दो इंसान बैठ के डिबेट कर सकें, जहाँ डिसएग्रीमेंट की रिस्पेक्ट हो सके, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना ही हम पढ़ने और पढ़ाने की जो इन्वायरमेंट है उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, इवन एक बेहतर रिसर्च की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के होने पर ही सवाल खड़ा करता है। इसलिए जब भी कभी वायलेंस की घटनाएं हों, आप सभी लोग, सारे विद्यार्थी लोग मिलकर ये कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है। शुक्रिया। आप देख रहे थे अंडरग्राउंड फिलॉसफीज और मैं हूं प्रशांत।